हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन में आगे क्या पढ़ने वाले देखें शाबाश। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो परावर्तन है उसको अच्छे से कवर कर लिया, जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे हमने न्यूमेरिकल्स पार्ट भी कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं अपवर्तन को, यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा कि अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन क्या होता है। जब हमने ये देखा कि कोई भी परावर्तक क्या था, पृष्ठ, उस पर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आकर टकराती है और उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, यानी उसी माध्यम में टकराकर वापस चली जाती है, तो उसको बोला जाता था प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यदि एक प्रकाश किरण आती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, देखो एक किरण आएगी, उसमें से गुजर जाएगी, उसके परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, उसका वो जो पृष्ठ होगा, पृथककारी पृष्ठ, उसमें से वो गुजर जाएगी। लेकिन बाद में जब वो अगले माध्यम में चली जाती है, तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद पहली चीज उसका वेग में परिवर्तन होता है, वेग बदल जाएगा। जितनी पहली गति से आ रही थी उतनी बाद में नहीं रहेगी, या जितनी पहली गति से आ रही थी क्या पता उससे ज़्यादा हो जाए, यानी उसके वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन के कारण ही वो क्या करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये विचलन वर्ड देखिएगा क्या कहता है। तो शाबाश, हेडिंग डाल ली अपवर्तन की। अब देखिए शाबाश क्या होता है। मान लीजिए मान लीजिए यहां पर हमारा कोई भी एक यहाँ पर पृष्ठ है, जो किसको बताता है, देखिए शाबाश, ये बता रहा है आपको पृथककारी पृष्ठ, यानी जो दो माध्यमों को पृथक करता हो। ऊपर मान लीजिए माध्यम एक है और नीचे माध्यम दो है। ऊपर माध्यम एक है, नीचे माध्यम दो है, और हमारी कोई भी प्रकाश की किरण यहां से आती है, यहां से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे टकराएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो किरण हमारी आती है किसी भी वस्तु से, या किसी भी वस्तु की जो एक किरण आती है टकराने के लिए, उस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण। ये हमारी क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, और जिस बिंदु पर आकर वो टकराती है, जिस बिंदु पर आकर वो टकराएगी, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। ठीक है, अब यहां देखिए, यदि हम यहां पर क्या करें, यहां पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं? अभिलंब। अब आपको अभिलंब का पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी एक समतल पृष्ठ के ऊपर एक अभिलंब खींचा जाए, 90 डिग्री के कोण पर एक रेखा खींची जाए, तो वो उस पर अभिलंब कहलाता है। तो हमने इस पृथककारी पृष्ठ पर ये एक अभिलंब खींच दिया। क्या है ये? अभिलंब। ये अभिलंब है, ये हमने खींच दिया। अब क्या होगा, देखिए यहां से हमारी आपतित किरण आती है और ये अंदर की तरफ चली जाती है। लेकिन जब आपको दिख रहा होगा तो हमें लगेगा कि ये आ रही थी तो कुछ इस तरह से जानी थी, मतलब जो इसका रास्ता था, जब ये सीधी आएगी तो कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई देती है। थोड़ी सी सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे आएगी और सीधी गुजरती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब ये किरण आएगी तो दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में जाएगी। दूसरे माध्यम में जाते समय
एक तो इसका वेग में परिवर्तन आ जाता है, और दूसरी चीज इसकी जो इसका वास्तविक पथ है उससे ये क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर विचलित होगी तो मतलब यहाँ पर बदलेगा, इसका रास्ता बदल जाएगा। तो दो तरीके से बदल सकता है हमारा रास्ता, या तो क्या करे, इस तरफ चली जाए, पहला केस, या क्या हो, इस तरफ चली जाए, दूसरा केस। ये दोनों केस हो सकते हैं। वास्तविक जो हमारा ये क्या था, इसका वास्तविक पथ, वास्तविक पथ जो असल रास्ता था, इसका जो रियल था, वो आनी तो थी सीधी, लेकिन या तो वो पहले केस की तरह ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, या दूसरे केस की तरह नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। और दोनों में क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको अभिलंब के साथ कंपेयर करेंगे। किसके साथ, अभिलंब के साथ। देखिए जो ये पहला केस है, इसमें अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ रही है, किसकी तरफ, दूर की तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन जो दूसरा केस है, इसमें अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। तो यहाँ पर दो केस हो गए, या तो अभिलंब से दूर की तरफ हो जाएगी, या अभिलंब की तरफ हो जाती है। ये दोनों ही केस हो जाएंगे। ये हम अच्छे से स्टडी करेंगे जब मैं आपको माध्यम के जो दोनों स्वरूप के बारे में बताऊंगा, और वहां पर बताऊंगा कि किस केस में वो ऊपर की तरफ मुड़ेगी, किस केस में वो नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो ये सारा कुछ समझ में आ गया। अब ये जो किरण आई, जो ये हमारी आती है किरण, इस किरण को बोला जाता है अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या बताया मैंने, शाबाश। जो हमारी ऊपर से जो हमारी किरण आएगी टकराने के लिए, वो होती है आपतित किरण। क्या होती है, आपतित किरण। सभी को एक कलर में ही लिख देते हैं, आपतित किरण। ठीक है। और वो एक आपतन बिंदु पर आकर क्या करती है, टकराती है। एक आपतन बिंदु पर क्या करेगी, टकराएगी। ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। और जैसे ही टकराएगी दूसरे माध्यम में, दो तरह से ये क्या हो सकती है, अपना रास्ता बदल सकती है। या तो क्या होगा कि वो अभिलंब से दूर की तरफ चली जाए, या होगा कि वो अभिलंब की तरफ चली जाए। और जो किरण हमारी अपवर्तन के बाद बनती है, यहाँ पर अपवर्तन हो चुका है, उसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण बोला जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, पहले सारा कुछ समझने के बाद। अब आपको याद होगा कि वहां पर हमारे दो, जब हम परावर्तन की बात करते थे, जब हम परावर्तन की बात करते थे, ऐसे यहाँ पर अभिलंब होता था, तो यहाँ पर हमारे दो कोण बनते थे, एंगल आई और एंगल आर। तो वही कोण यहाँ पर भी बनेंगे। ये हमारा होगा एंगल आई, जो अभिलंब के साथ बनाएगी ये किरण। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोण जो बनेगा, चाहे वो जो हमारा अपवर्तित कोण है या परावर्तित कोण है, यानी अपवर्तन कोण और परावर्तन जो कोण है, वो दोनों ही कोण हमारे अभिलंब के साथ बनते हैं। जो किरण आएगी और जो चली जाएगी, वो दोनों ही किरण अभिलंब के साथ बनाएगी। ये आपतित किरण आती है, आपतित किरण ने आकर अभिलंब के साथ कोण बनाया, वो बना एंगल आई। क्या बना, एंगल आई। और जो हमारा परावर्तित किरण के साथ बनाएगी, मान लीजिए ये वाला बना, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल आर। ये क्या होगा, एंगल आर। अगर ऊपर वाली किरण होगी तो ये हमारा एंगल आर हो जाएगा। यानी वो तो डिपेंड करेगा ना, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड आपका करेगा कि आपकी जो किरण है वो दूर की तरफ गई है या उसकी तरफ आई है। अभिलंब की तरफ से आ रही है, परावर्तित मतलब कि जो उसका रास्ता बदला है, विचलित हुई है, या दूर की तरफ से विचलित हुई है, तो वहीं पर क्या बन जाएगा, उसका कोण बन जाएगा, एंगल आर बन जाएगा। समझ में आया। तो ये सारा कुछ था आपका अपवर्तन के बारे में। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो पढ़नी है इसकी अच्छे से डेफिनेशन प्रॉपरली जो लिखेंगे हम। देखिए शाबाश, अब आप लिखोगे कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन के कारण, वेग में परिवर्तन के कारण
परिवर्तन के कारण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, विचलित आपको लिखना है। विचलित का मतलब यहाँ पर होता है बदलाव, यानी कि भटक जाती है, विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या बताया मैंने? देखिए शाबाश, कि जब कोई प्रकाश की किरण आएगी एक माध्यम से, जैसे यहां पर आई हमारी, इस एक माध्यम से हमारी प्रकाश की किरण आई और वो क्या हो गई हमारी दूसरे माध्यम में जब उसने प्रवेश किया तो वो अपने वास्तविक पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। किसकी वजह से? क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ। या तो वेग ज्यादा हो जाएगा या वेग कम हो जाएगा। वेग में जैसे ही परिवर्तन होगा अपने पथ से, वास्तविक पथ से वो विचलित हो जाती है, और या तो वो अभिलंब से दूर की तरफ से चली जाएगी या अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और इस वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो क्या बोलेंगे हम? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आप सभी को? तो इसमें आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आपतित किरण क्या है? अपवर्तित किरण क्या है? क्योंकि परावर्तन की बात नहीं, अपवर्तन की बात है, तो ये किरण अपवर्तित कहलाती है। ये पृथककारी पृष्ठ होता है जो दो माध्यम को पृथक अलग करके रखता है। जैसे मैं बताता हूँ, हवा और पानी, जो नीचे पानी होगा किसी भी तालाब में और उसके ऊपर हवा है, दोनों माध्यम अलग अलग हैं, दोनों ही माध्यम अलग अलग हैं। और जैसे ही उसका ऊपर वाली जो सतह होती है, जो ऊपर वाली जो हमारा सरफेस होगा, किसका? जल का, पानी का, वो पृथककारी पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि वो पृष्ठ ऊपर और नीचे दो माध्यमों को अलग करता है। ऊपर हवा है तो नीचे पानी है, नीचे पानी है तो ऊपर हवा है, तो उसको बोलते हैं पृथककारी पृष्ठ। तो पृथककारी पृष्ठ के द्वारा अलग हो जाएगी, और यहाँ पर दो कोण बनेंगे, एंगल आई और एंगल आर। वही अब हमें पढ़ना है। अपवर्तन को हमने अच्छे से देख लिया, अब हमें देखना है अपवर्तन के नियम क्या है। जैसे परावर्तन के बाद हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे दो, उसी तरीके से अपवर्तन के नियम आपने पढ़ने हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। देखिए क्या होते हैं। अपवर्तन के वही दो नियम हैं, एक तो एंगल के ऊपर, एंगल आई और एंगल आर के लिए, और एक उसके प्लेन, उसके एक तल के लिए। तो पहला जो हमारा यहाँ पर नियम बनेगा वो ये नियम है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कि जो एंगल के ऊपर होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, वहां पर क्या होता था? एंगल आई बराबर एंगल आर, ये होता था परावर्तन में। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा। एंगल आई और एंगल आर के साइन का, एंगल आई और एंगल आर के साइन का जो हमारा क्या होगा? एंगल आई का साइन, यानी कि साइन एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, इनका जो अनुपात होगा, इनका जो अनुपात होगा वो एक स्थिरांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? स्थिरांक के बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, जो फिक्स होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि साइन आई और साइन आर, एंगल आई और एंगल आर के साइन का, दोनों के साइन एंगल ले लीजिए। ये आपको पढ़ने को मिलेगा, आपके 10th क्लास के 8th चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर, इनका जो अनुपात होगा वो हमारा एक स्थिरांक बनेगा, एक फिक्स वैल्यू के बराबर बनेगा, चाहे हम कितना भी निकाल लें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहां से मान लीजिए, यहाँ से हमारी एक कोई किरण आती है, ये अभिलंब है, ठीक है, और वो सीधी जानी चाहिए थी लेकिन वो मुड़ जाती है इस तरह से, ठीक है। इसने बनाया ये एंगल आई और ये बना एंगल आर, ठीक है। लेकिन यहाँ एंगल आई और आर बराबर नहीं है, हमें दिख रहा है, ये बराबर नहीं हो सकते। तो इनका क्या होगा? साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर। इस एंगल मान लिया ये आपका 30 डिग्री है, तो साइन यहाँ पर 30 डिग्री रखोगे, यहाँ पर कुछ और होगा, मान लीजिए 24 डिग्री है या 35 डिग्री है, तो यहाँ पर आपने साइन 35 डिग्री रख दिया एंगल आर की वैल्यू, ठीक है।
साफ साफ लिख देते हैं। साइन आपने 30 डिग्री रख दिया, साइन आपने 35 डिग्री रख दिया, और वैल्यू आई आपकी मान लीजिए 2 आई है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस कोण को 30 से बढ़ाकर इस तरफ 45 कर दिया। आपने निकाला साइन 45 और नीचे मान लिया। अब ये ऐसे बिल्कुल जो हमारी आपतित किरण थी वो बिल्कुल एंगल उसका बदल चुका है, बड़ा हो चुका है अभिलंब से। तो नीचे वाला भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जैसे ही ऐसा होगा तो हमारा एंगल मान लीजिए यहाँ पर 65 हो गया, और इनका फिर से जो आएगा, जो हमारा अनुपात आएगा वो 2 रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपर एंगल आई है और जो नीचे एंगल आर है, ये दोनों ही एंगल के साइन का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होगा, एक फिक्स वैल्यू के बराबर होगा, वही फिक्स वैल्यू उसकी रहेगी, चाहे कितने भी कोण पे आप निकाल लीजिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये था इसका प्रथम नियम, अपवर्तन का प्रथम नियम था। दूसरा नियम देखिए क्या है। दूसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, परावर्तन में प्लेन के लिए हम निकालते हैं। प्लेन का मतलब उसके तल के लिए निकाला जाता है कि क्या क्या होगा शाबाश। इसमें जो हमारी आपतित किरण है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण सारे एक ही तल में होंगे। हम क्या लिखेंगे शाबाश दूसरे नियम में, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, व अभिलंब, व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तल का मतलब यहाँ क्या है, प्लेन, कि एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये इसका एक तल है, इस तल पे ये है। ठीक है, यहाँ से आपकी मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमारी आपतित किरण आई, ये अभिलंब था, ये हमारी अपवर्तित हो चुकी है। लेकिन सारा क्या है आपका स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर है, एक ही तल में है। ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसे ऊपर से आई और फिर जाकर वो उस तल में गई, नहीं, एक ही तल में मिलेंगे सारे। तो इसलिए हम लिखेंगे जो आपतित किरण है, जो अभिलंब है और जो अपवर्तित किरण है, सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सॉरी परावर्तित लिख दिया, अपवर्तित आएगा भाई। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ अपवर्तन की बात की जा रही है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सारे किस में होंगे, एक ही प्लेन यानी कि एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात आपको इसमें एक और चीज लिखनी थी, जो पहला हमारा नियम है, साइन आई बटे साइन आर और बराबर होता है एक स्थिरांक के, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ बोला जाता है, स्नेल्स का नियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार आ सकता है 1 नंबर के लिए कि स्नेल्स का नियम क्या कहता है। आप बताओगे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा स्थिरांक के, ये कहता है स्नेल्स लॉ। समझ में आया? तो ये हो गए हमारे दोनों के दोनों नियम, और हमने अच्छे से कवर कर लिया कि जो अपवर्तन है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो बाकी इसके अपवर्तनांक की बात करेंगे, ठीक है, इनके माध्यम में से किस तरीके से जो ये हमारी जो अपनी वास्तविक पथ से विचलित होती है, किस तरीके से वो दूर की तरफ जाती है, किस तरीके से वो अभिलंब की तरफ आती है, ये सारा कुछ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा शाबाश, अपवर्तन क्या है मैंने आपको बताया, फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें जाते समय उसके वेग में परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेगा या कम हो जाएगा। वेग में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है बस, और उसी को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। फिर हमने देखा सारी चीजें कि अपवर्तन में क्या क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, पृथककारी पृष्ठ, सारा कुछ हमने देख लिया। फिर हमने देखा अपवर्तन के नियम क्या है। पहला नियम जिसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ, क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ बोला जाता है, स्नेल्स का नियम बोला जाता है, जो क्या कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा स्थिरांक के। और दूसरा हमारा क्या कहता है शाबाश, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में
धन्यवाद। बाय बाय।